वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ दाऊद अली खान और आज हम शुरुआत करेंगे हमारे पिछले छूटे हुए टॉपिक की, जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। उसके साथ हम पढ़ेंगे लैरिंग्स के टाइप्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टमक्स के बारे में। ठीक है, फेरिंग्स का छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में दे चुका हूँ और ये वीडियो ये पहले से 3 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को देख लीजिए आगे बढ़ने से पहले। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। टॉपिक्स जो हम इसके अंदर देखेंगे, सो सबसे पहले हम उसके अंदर देखेंगे फेरिंग्स, उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे लैरिंग्स, फिर इसके अंदर हम देखेंगे रूमिनेंट स्टमक, फिर हम देखेंगे ह्यूमन स्टमक। ठीक है, सो फेमिलियर हो जाइए इन सारी बातों से। यार बहुत गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, पसीना आ रहा है, और इस पसीने के लिए तो कम से कम लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बनता ही है। और मज़े की बात ये, इस पसीने के अंदर मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो प्लीज़ मेरे हिसाब से आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, और कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे बार बार इंस्टाग्राम हैंडल पर पूछ सकते हैं, मैं आपको दे रखा है और वीडियो के ऊपर भी आ चुका होगा। या तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि है फेरिंग्स। देखो फेरिंग्स बेसिकली है क्या। फेरिंग्स मैंने पहले भी बताया था कि इट इज़ अ कॉमन पाथवे। फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पाथवे फॉर एयर एंड फूड। खाने और हवा के लिए एक कॉमन पाथवे, कॉमन जगह जैसे फेरिंग्स बोलते हैं। यहाँ पर उसका डायग्राम देख लेते हैं बना के। ठीक है, ये आपके लिप्स आ गई, ये चिन आ गई, और ये हेड आ गया, पूरा हेड रीजन। देन यहाँ पर ये शोल्डर्स आ गई की साइड में, यहाँ ये लंग्स आ गए। ठीक है, एक लंग ये रहा और एक लंग ये रहा। ठीक है, ये मानिए आपके एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स हैं, ये नेसल चैम्बर है, और यहाँ पर अंदर इंटरनल नोस्ट्रल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपकी बकल कैविटी है। ठीक है, यहाँ पर ये नोस्ट्रल्स आ गए। अब ये बकल कैविटी अंदर मुड़ रही है इस तरीके से, और ये भी अंदर जा रहा है। ठीक है, सो ये जो कॉमन पाथवे है, जहाँ ये दोनों ही चीज़ें मिल गई, आप देख सकते हैं ये नेसल चैम्बर आके, इंटरनल नोस्ट्रल्स आके यहाँ मिल गए, और ये बकल कैविटी की ओपनिंग भी यहाँ मिल गई। सो ये जो जगह होती है दैट इज़ व्हाट फेरिंग्स। ठीक है, कॉमन पाथवे। ठीक है, और क्या है ये, दिस इज फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के अंदर सिर्फ एयर और फूड का कनेक्शन नहीं होता, हमारे जो एक्स्ट्रा ये जो एयर होता है ना, एयर, इंटरनल एयर जो होता है, इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विथ फेरिंग्स। इंटरनल एयर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद फेरिंग्स। ठीक है, विद फेरिंग्स। इंटरनल एयर कैसे कनेक्टेड होते हैं? इंटरनल एयर कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब, जिसे बोलते हैं ऑस्टिचियन ट्यूब। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? ऑस्टिचियन ट्यूब। स्पेलिंग्स पर, राइटिंग पर मत जाओ यार, दिल की भावनाओं को समझो। और कोई स्पेलिंग गलत होगी तो मैं बता दूंगा, कोई फैक्ट भी गलत होगा तो मैं बता दूंगा। एज आई सेड कि मैं कोई नोट वगैरह साथ में नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऑस्टिचियन ट्यूब जो होता है, एक होता है यूट्यूब जिस पे आप मुझे देख रहे हैं, एक होता है ऑस्टिचियन ट्यूब। ठीक है, तो ये इसे कनेक्ट करके रखता है। तो फेरिंग्स के हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी कि भैया फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पाथवे है फॉर विंड एंड फूड पाइप का। ठीक है, और उसके बाद हमने ये देखा कि ये इंटरनल एयर को भी कनेक्ट करता है, मतलब इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद इंटरनल एयर विद द हेल्प ऑफ ऑस्टिचियन ट्यूब। सो काफ़ी टाइप्स हो गए, काफ़ी रीजन्स हो गए फेरिंग्स के, किस, और ये भी डिपेंड करता है कि हम कौन से फेरिंग्स को किस रीजन के हिसाब से बोल रहे हैं, ये भी इस बात पर डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं फेरिंग्स के पास जाने की, और नेसल चैम्बर के पास जो फेरिंग्स है उसकी हम बात कर रहे हैं, सो ये तो दैट इज नेसोफेरिंग्स। व्हाट इज दिस? द फेरिंग्स रिलेटेड टू नेसल चैम्बर। ठीक है, फेरिंग्स के पास जाना थ्रू नेसल चैम्बर, दैट इज नेसोफेरिंग्स। उसके बाद अगर हम माउथ के बेस पे बात कर रहे हैं, अंदर मतलब माउथ के अंदर जो ये वाला जो फेरिंग्स होता है, ठीक है, होता तो ये है फेरिंग्स पूरा बेसिकली कॉमन पाथवे, बट इसको भी डिवाइड कर दिया गया है। आप कहाँ से या किससे रिलेटेड आप उस फेरिंग्स को बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कहाँ से आप उस तक पहुँच रहे हैं, उसके वे में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। ठीक है,
और यहाँ पर ओरल वे में जब हम बात करते हैं इसकी, सो दैट इज ओरो फेरिंग्स। ठीक है, सो ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स, और आपको पता होगा लायरिंग्स जो है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है इसका, लैरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वो भी यहाँ पर सिचुएटेड होता है, वो भी फेरिंग्स के अंदर सिचुएटेड होता है। अगर हम ये जो एरिया है ना फेरिंग्स का जो लैरिंग्स के पास में है इसकी बात करते हैं, सो वी कॉल इट लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स पता चल गया है। तो फेरिंग्स पूरा कॉमन पाथ भी, बट जिस जगह जहाँ से वो सिचुएटेड होता है, जिस जगह से वो पास होता है, उस जगह की बात को बोलते हैं ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। फाइन, ओके, आगे बात करते हैं। ये हमारे फेरिंग्स कंप्लीट हो गए, ऑस्ट्रिचियन ट्यूब में पता चल गया। ईसोफेगस हमने डिस्कस कर लिया था कि ईसोफेगस के अंदर पर्टिकुलरली कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम पर्टिकुलरली उसका कोई सीक्रेट नहीं होता है। ठीक है, ईसोफेगस के अंदर ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ईसोफेगस के अंदर कोई एंजाइम काम ही नहीं करता है। भाई अगर हम माउथ के अंदर बात करें तो माउथ के अंदर सलाइवरी एमिलेज होता है जो लगातार उसके ऊपर फंक्शन कर रहा होता है। जब वो फूड ईसोफेगस के अंदर होता है तो सलाइवरी एमिलेज ही उसके अंदर फंक्शन कर रहा होता है। कब तक? जब तक वो स्टमक के अंदर ना पहुंच जाए। टिल देन मतलब जो हमारा सलाइवरी एमिलेज है वही काम करता है, लेकिन ईसोफेगस पर्टिकुलरली खुद से कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं करवाता, ना ही ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन होता है। ईसोफेगस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन ऑफ फूड होता है। लिख लीजिए इसको, कंडक्शन ऑफ फूड। कहाँ लेकर जाता है वो फूड को? टू स्टमक। ठीक है, ठीक है, सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। लैरिंग्स के बारे में पता चल गया। नेसोफेरिंग्स किसे बोलते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स किसे बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स किसे बोलते हैं, फेरिंग्स बेसिकली है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। अच्छा मैं ये बात करता हूँ कि अच्छा इस सबको मैं मिटाऊँ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और। मैंने कल आपको बताया था कि जो ईसोफेगस होता है या फिर ट्रैकिया जो होता है, अच्छा ट्रैकिया और ईसोफेगस पता है ना, ट्रैकिया होता है फूड पाइप, सॉरी विंड पाइप, और ईसोफेगस होता है फूड पाइप। देखो यहाँ अगर ये सारी गंदगी मैं दोबारा मिटा दूँ और इसको एक प्रॉपर तरीके से बनाऊँ आपको समझाने के लिए, तो ज़रा ध्यान से देखना। ये तो हो गया हमारा फेरिंग्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर फेरिंग्स हो गया। अब यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवीजन होगा, एक होगा ईसोफेगस, एक होगा ट्रैकिया। ठीक है, क्या बता रहा हूँ, एक होगा ईसोफेगस, दूसरा हो गया ट्रैकिया। ईसोफेगस इज द फूड पाइप एंड ट्रैकिया इज द विंड पाइप। अरे यार हाँ, विंड पाइप। ठीक है, ईसोफेगस इज द फूड पाइप एंड ट्रैकिया इज द रिंग पाइप। मैंने आपको बताया कि प्रोटेक्टेड होते हैं, इन्हें कार्टिलेजिनस रिंग्स शेप, इन्हें कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होते हैं ना सी शेप की, सी शेप ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स, प्रोटेक्ट करती हैं। कैसे प्रोटेक्ट करती हैं? इसको कोलैप्स करने से, कहीं ये कोलैप्स ना हो जाए। कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो कि इनको प्रोटेक्ट करके रखती हैं, 16 से 20 होती हैं। ठीक है, ये जब हम रेस्पिरेटरी पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत पता चलेगा कि क्या होती है। बने कौन सी कार्टिलेज से होती है? हाइलाइन कार्टिलेज से। अभी फिलहाल इनके अंदर बात नहीं करनी इसकी, जब रेस्पिरेटरी पढ़ेंगे तब इतने पता चलेंगे। फिलहाल ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं कवर करके होती है ट्रैकिया को। ठीक है, और सी शेप की होती हैं एंड इट हेल्प्स, ये प्रिवेंट करती हैं ट्रैकिया को, इट प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग। ठीक है, इट प्रिवेंट्स द कोलैप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया। सो मुझे ये बताओ कि जैसे इनमें से एक पाइप यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ तो ये दो पाइप में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे से दो पाइप हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर बड़ा करके दिखाऊँ तो ये यहाँ पर मैं ये रहा, ये सी शेप की रिंग होती है तो पूरी नहीं होती, दिस इज़ लाइक ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये पोस्टीरियर पार्ट है एंड दिस इज ईसोफेगस, और ये एंटीरियर वाला जो होता है दैट इज ट्रैकिया। ठीक है, तो इसका एनलार्जमेंट यहाँ हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि
ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, जो कार्टिलेज हाइलाइन कार्टिलेज से बनी होती हैं, दिस इज फॉर द प्रोटेक्शन। तो ये सी शेप की ही क्यों होती हैं? मतलब अगर प्रोटेक्शन चाहिए, ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए तो उसको तो पूरा कवर करना चाहिए ना, यूँ पूरा कवर करना चाहिए। जैसे कि मान लो ये ट्रैकिया है, ठीक है, अब इसको इसके ऊपर ये सी शेप की क्यों है? ठीक है, ऐसे देखो ये सी शेप का क्यों है? अगर ये रिंग पूरी होगी इस तरीके से तो ये चारों तरफ से कवर कर लेगी ना, इसे देखो चारों तरफ से कर रही है, चारों तरफ से प्रोटेक्शन ज़्यादा होगी। बट अगर ये सिर्फ इतनी हो सी शेप की तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो कवर है, लेकिन पीछे से तो खुली हुई है ना, पीछे से तो खुली हुई है, तो पीछे से खुली हुई क्यों है ये? कोई रीज़न इसका? यस, रीज़न ये है कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ईसोफेगस है। मैंने आपको बताया ना, जब हम कुछ खाने को खाते हैं, चबाते हैं, तो उसका बोलस बन जाता है, वो अंदर जाता है, ठीक है। सो खाने को कंडक्ट करने के लिए स्टमक तक ईसोफेगस को इलास्टिक होना पड़ता है, ताकि कोई खाना अगर उसके ऊपर जा रहा है तो वो उसके हिसाब से, मान लो कोई बोलस, हम लोग ज़्यादा अच्छे से चबाते तो है नहीं, मान लो कोई बोलस किसी इंसान ने जल्दीबाजी में खा लिया, निगल लिया, सो वो ईसोफेगस को डैमेज ना कर दे, इसलिए वो इलास्टिक होता है, ठीक है। वो बड़ा बोलस आता है तो ईसोफेगस को स्ट्रेच होना पड़ता है, और अगर ये इसे पूरा कवर कर लेंगे, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स इसको पूरा कवर कर लेगी, सो ईसोफेगस स्ट्रेच नहीं हो पाएगा एंड द कंडक्शन ऑफ जो फूड है वो भी नहीं हो पाएगा, एंड वी विल फेस अ फेलियर ऑफ कंडक्शन ऑफ फूड। इसीलिए ये कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है ये सी शेप की होती है, ठीक है। इनका सी शेप का होने का रीज़न ये है। सो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट समझोगे तो अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, और रटने की भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है भाई, पीछे जब खाना जाएगा अंदर को, सो इसलिए वो स्ट्रेच भी तो करेगा ना। अच्छा, एक और बात ये आ गया ये, तो एक क्वेश्चन तो मैंने ये पूछ लिया कि सी शेप की क्यों है। एक क्वेश्चन मुझे ये बताओ कि जब खाना जाता है, तो अब ये मैंने बताया था कॉमन पाथवे है, देखो ऐसे करके आ जाता है, ये यहाँ से लेके ये फेरिंग से, मान लो इसका एक और पार्ट यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ। इसको मान लो, देखो ये फेरिंग से, ठीक है। नाउ दिस इज फेरिंग्स एंड दिस इज ईसोफेगस पोस्टीरियर साइड में, एंड दिस इज ट्रैकिया। तो मुझे ये बताओ, ये तो विंड पाइप है ना, ये कनेक्टेड होगा विद द लंग्स, ठीक है, ये लंग्स से कनेक्टेड होगा, और ये नीचे लेकर जाएगा, स्टमक के पास लेकर जाएगा खाने को। अब मुझे ये बताओ, जब खाना यहाँ से आ रहा है तो खाना तो कहीं पे भी कर सकता है, किसी भी पाइप में जा सकता है, ईसोफेगस में क्यों जाता है? खाने को कैसे पता कि कौन से रास्ते में जाना है? सोच के देखो कि जब हम खाना खा रहे हैं, तो खाने को कैसे पता कि ये ईसोफेगस है, ये पेट तक लेके जाएगा, इसके अंदर जाना है, मुझे ट्रैकिया के अंदर नहीं जाना? क्या उसके अंदर कोई ट्रैफिक लाइट लग रही होती है? नहीं ना। तो कैसे पता चला? देखो होता क्या है, ये जो ट्रैकिया है ना, इसकी ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? लिख लो, ट्रैकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, एंड ईसोफेगस की ओपनिंग को बोलते हैं ग्यूलिट, ठीक है। अब क्या होता है, ग्लॉटिस जो होता है ना, इसकी जो कवरिंग, इसकी जो ओपनिंग होती है, उस पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके एक फ्लैप लगा हुआ होता है, और इसी फ्लैप को बोलते हैं क्या? एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस, ये जो फ्लैप होता है एपीग्लॉटिस, ये क्या करता है, जैसे ही खाना नीचे आता है ना, सो उसके खाने के नीचे गिरने से, नीचे पड़ने से ये एपीग्लॉटिस जो है ये बंद हो जाता है, और जब ये एपीग्लॉटिस बंद हो जाता है तो आप देख सकते हो कि ट्रैकिया के ऊपर एक तरीके से ढक्कन ढक जाता है। सो ये ट्रैकिया पूरी तरीके से बंद हो जाता है। सो खाने को अब जाने की, खाना जो है अब वो ट्रैकिया के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अब सिर्फ एक ही जगह बची जहाँ खाना जा सकता है, वो है ईसोफेगस। समझ में आ गया? तो उसके अंदर खाने की कोई समझदारी नहीं है, इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है कि किस तरीके से हम, जब खाना आता है, सो वो ईसोफेगस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर है, जैसे ही खाना उसके ऊपर पड़ता है तो वो ट्रैकिया को कवर कर देता है, और सिर्फ एक ही ओपनिंग बचती है, दैट इज़ ईसोफेगस, और वो खाना सीधा फूड में जाता है। और यही रीज़न है कि मज़ा करते हैं कि खाना खाते हुए बोलते नहीं हैं। क्यों? होता क्या है, देखो हम जब भी बोलते हैं सो हम इन्हेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं। हम जब भी बोल पाते हैं तो हम एक्सहेलेशन के दौरान बोल पाते हैं, ठीक है। मतलब सांस को बाहर निकालते टाइम ही हम बोल सकते हैं, ठीक है। सांस को अंदर लेते टाइम हम नहीं बोलते हैं, नहीं हम बोल सकते हैं। कोशिश करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये था सांस को बाहर निकालते हुए बोल। अब मैं ज़रा काउंटिंग करके देखता हूँ सांस को अंदर लेते टाइम, तो पहले मैं सारी सांस बाहर निकालता हूँ, नहीं बोल पा रहा, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी हम बोल रहे होते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं इनके अंदर से हवा बाहर जाती है,
एक्सहेलेशन होता है, ठीक है, हवा बाहर निकालते टाइम हम बोल रहे होते हैं। और विंड पाइप कौन सा है इन दोनों में से? विंड पाइप है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के जरिए हवा बाहर जाएगी ना। अब जब ट्रैकिया के जरिए हवा बाहर को जाएगी तो ये जो फ्लैप होगा ट्रैकिया के ऊपर, नीचे से हवा आई है, जैसे ये ट्रैकिया है, नीचे से हवा आ रही है तो ये फ्लैप खुल जाएगा हवा की वजह से। और जब फ्लैप खुलेगा, खाना खाते हुए तुम बोलते रहोगे तो खाना जो है अब उसके पास दोनों ओपनिंग्स आ गई, ठीक है। तो अब खाना जो है वो ट्रैकिया के अंदर भेजा सकता है, और जब ये ट्रैकिया के अंदर जाता है तभी हमारे पास एक हमें फंदा लग जाता है, एक रिफ्लेक्स होता है, कफिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं खाना खाते हुए बोलते नहीं, क्योंकि जब भी बोलते हो तो एपिग्लॉटिस खुल जाएगा, और जिस वजह से खाना दोनों ही तरीके, मतलब दोनों ही ओपनिंग्स उसको मिल जाएंगी। पहले तो क्या हो रहा था, एपिग्लॉटिस ढक गया, अब खाना सिर्फ ईसोफेगस में जाएगा। लेकिन अब जब तुम बोलते रहोगे तो एक्साइलेशन होगा, जैसे एक्साइलेशन होगा तो फ्लैप ओपन हो जाएगा, एपिग्लॉटिस जो होगा वो ओपन हो जाएगा, और उसके पास दोनों ओपनिंग्स हो जाएंगी, वो किसी भी ओपनिंग के अंदर अब खाना जा सकता है। तो खाना खाते हुए बोलते नहीं है। कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो पहले बात कर लीजिए, बाद में खाना खा लीजिए, वरना फिर पहले खाने पर ध्यान दीजिए, बाद में पहले पेट पूजा बाद में काम लीजिए, ठीक है। सो ये रहा फेरिंग्स के बारे में कुछ हमने पढ़ा। सेकंड पॉइंट क्या था, फेरिंग्स इज ऑल्सो कनेक्टेड विद इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर जो होता है ना, इंटरनल हमारे जो कान है उसके अंदर जो इंटरनल ईयर है वो भी फेरिंग्स से कनेक्ट होता है। तो फेरिंग्स है तो इसी जगह ना, कान भी यहीं होता है, एक्सटर्नल ईयर यहाँ होता है, वो अंदर से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्टिचियन ट्यूब, वो भी फेरिंग्स से कनेक्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये कान है, अंदर इंटरनल ईयर होता है इसके, और वो भी फेरिंग्स से कनेक्टेड होता है। और ये रीज़न होता है काफ़ी बार जब नज़ला हो जाता है बहुत ज़्यादा और आपको कंजेशन सा फील होने लगता है, तो काफ़ी बार कहते हैं ना नज़ला बैठ गया, तो इंसान को सुन भी नहीं पाता ढंग से, क्योंकि उसको नज़ला जम जाता है अंदर की साइड में। डॉक्टर बोलते हैं नज़ला बैठ गया, कोई नज़ला जम गया। हकीकत में वो जो कंजेशन होता है वो आपके फेरिंग्स को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से आपको सुनाई आने में भी दिक्कत हो जाती है। सो इंटरनल ईयर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद फेरिंग्स, हमने ये देखा। यहाँ पे लिख लेते हैं, इंटरनल ईयर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद फेरिंग्स। कौन कनेक्ट करके रखता है इंटरनल ईयर को? ऑस्टिचियन ट्यूब, ऑस्टिचियन ट्यूब, ऑस्टिचियन ट्यूब कनेक्ट करके रखती है, ठीक है। ईसोफेगस क्या होता है? अच्छा एक बार देख लेते हैं, ग्लॉटिस क्या होता है, हमें पता चल गया। ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया। ग्यूलेट क्या होता है? ओपनिंग ऑफ द ईसोफेगस। कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट करिएगा। नाउ अब हम देखेंगे व्हाट इज लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या चीज़ होती है? देखो लैरिंग्स का एक और नेम होता है, निक नेम, दैट इज वॉइस बॉक्स। अब आपको इस नाम से भले ही कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको इस नाम से तो कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। इट इज़ समथिंग टू रिलेटेड आवर वॉइस, करेक्ट। हमारी जो वॉइस है, जिस तरीके से मैं बोल पा रहा हूँ, आपको पढ़ा पा रहा हूँ, ये जो वॉइस की वाइब्रेशन जो क्रिएट होती हैं वो लैरिंग्स करवाते हैं। लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, और वो फिर हमारी वॉइस को प्रोड्यूस करवाते हैं, इसलिए उसे वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। लैरिंग्स के बारे में इंपॉर्टेंट बात ये है कि लैरिंग्स जो होता है पूरा कार्टिलेज से बना होता है, इसके अंदर बोन नहीं होती है, ठीक है। एंड ये 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज से बना हुआ होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज, 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेजेस, ठीक है। ये कौन सा कार्टिलेज होता है? ये भी हाइलिन कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज, जिससे कार्टिलेजिनस रिंग्स ऑफ ट्रैकिया बनी हुई थी, ठीक है। ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करने वाली जो सी शेप की रिंग थी वो उसी से बना होता है। 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है। अब 9 पीसेस होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्टिलेज कितने होते हैं? 9, ठीक है। अब इस 9 पीसेस को हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, और हम करते भी हैं उसे। इसमें से 3 जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, और 3 जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। मतलब क्या है? दोबारा देखो मैंने क्या बोला, मैं लैरिंग्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स जो होता है 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज से बना होता है। अब 9 पीसेस कैसे होते हैं? 3 पेयर्ड होते हैं, तो ये तो पेयर्ड होते हैं ना, तो मतलब एक के अंदर 2 होंगे, एक पेयर में 2 होते हैं, तो मतलब ये टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 3 पेयर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्टिलेज इज 6, ठीक है। इसमें 6 होते हैं क्योंकि ये पेयर्ड होते हैं 3, जैसे 1 2 3 4 5 6, देखो ये 2 के पेयर हो गए ना, तो ये 3 कार्टिलेज पेयर में होते हैं, तो ये टोटल नंबर 6 हो गए। 6 कार्टिलेज ये हो गए, और बाकी के बचे 3 कार्टिलेज ये हो गए, ये अनपेयर्ड होते हैं, सिंगल होते हैं, ठीक है। दिस इज 1 2 एंड 3, ये ऐसे होते हैं सिंगल। सो अब हमें ये देखना है कि सिंगल कार्टिलेजेस कौन से होते हैं और पेयर्ड कार्टिलेजेस कौन से होते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स, जो कि सिचुएटेड होता है यहाँ पे, और इससे जो फेरिंग्स इसके पास में होता है, जो एरिया फेरिंग्स का इसके पास होता है, उसको क्या बोलते हैं? लैरिंगोफेरिंग्स।
जैसे जो ओशन भारत के पास है, इंडिया के पास है, उसे क्या बोलते हैं? इंडियन ओशन। उसी तरीके से लैरिंग्स के पास जो एरिया होता है उसे बोलते हैं लैरिंगोफेरिंक्स। और कहाँ नेसोफेरिंक्स होता है, कहाँ ओरोफेरिंक्स होता है, हमने सही तरीके से पढ़ लिया। 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेजेस हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। इनको 2 ब्रॉडली पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसमें 3 तो पेयर्ड हो जाते हैं, 1 2 3, तो ये टोटल नंबर 6 हो जाते हैं। 3 अनपेयर्ड रहते हैं, 1 2 3, तो 6 + 9 टोटल पीसेस 9 हो जाते हैं। ठीक है, और किस तरीके से कौन कौन से पेयर्ड होते हैं, कौन कौन से अनपेयर्ड होते हैं, उनके बारे में हम जरा देख लेते हैं। आप जब तक इसको नोट करिए और फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पेयर्ड में सबसे पहले कौन सा आता है? आर्टिनोइड। आर्टिनोइड। दूसरा थायरॉइड। तीसरा क्रिकॉइड। आर्टिनोइड, थायरॉइड और क्रिकॉइड। ठीक है, ये तीनों कैसे होते हैं? पेयर्ड, यानी ये पेयर में। अनपेयर्ड वाला सबसे पहला एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के साथ क्रिकॉइड, नहीं सॉरी, कॉर्निकुलेट। एंड क्यूनिफॉर्म। आपको बताऊं ये पूरी वीडियो जितनी भी होती हैं मैं 1 शॉट में शूट करता हूँ। अगर मुझे बीच में कोई आवाज़ नहीं देता लगातार, जैसे वीडियो इस वक्त अभी चल रही है बिना कट के, तो इसलिए मेरे पास बीच में कोई नोट्स वगैरह भी नहीं होते, तो इसलिए काफ़ी बार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या फिर थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है। आफ्टर आई एम ह्यूमन, CPU तो होने जो एग्जैक्ट डेटा बता दूंगा, बट जितनी चीज़ें दिमाग में हैं सो उतनी मैं सिर्फ दिमाग से बताता हूँ, कुछ देख के नहीं बताता। सो उसमें 19-20 का फर्क स्पेलिंग वगैरह में हो जाता है या फिर कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती आ जाती है, तो मैं एडिटिंग के अंदर उसे डाल दूंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा। आर्टिनोइड, थायरॉइड, क्रिकॉइड, ये सब होते हैं पेयर्ड। उसके बाद हमारा बचता है एपिग्लोटिस, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म, ये सारे होते हैं अनपेयर्ड। इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्टिलेज ये होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दबा के। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये होता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिज्म और फॉर द मूवमेंट ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसके मैकेनिज्म को कंट्रोल ये करता है, या फिर वोकल कॉर्ड्स के जो मूवमेंट होते हैं उनको ये प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, आर्टिनोइड ये देखने में यू शेप का होता है, ऐसे रफली इसका शेप बनाओ तो ऐसे होता है। वैसे तो मैं आपको इसका शेप इस वक्त स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देखिए, इसके अंदर काफ़ी अच्छी लेबलिंग हो रखी है, सारे कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, फिलहाल आ रहते हैं वापस यहाँ पर। तो ये आर्टिनोइड इंपॉर्टेंट होता है, इट कंट्रोल्स द मैकेनिज्म ऑफ द वॉइस बॉक्स और द वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, वॉइस स्ट्रिंग्स भी नहीं बोला जाता है। यही इसके ही मूवमेंट्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि भाई साहब किस तरीके से मतलब आवाज़ पतली होगी, लो पिच वॉइस होगी, हाई पिच वॉइस होगी। ठीक है, कैसे आवाज़ निकलेगी, भारी होती है किसी की हल्की होती है, किसी की बैठी हुई होती है। सारी चीज़ें इसके मूवमेंट पर डिपेंड करती हैं। ये जो रेगुलेट करवाता है उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कराया जाता है। तो इतना समझ में आ गया लैरिंग्स के बारे में कि 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं। ठीक है, वॉइस बॉक्स बोला जाता है, ऐसे वॉइस बॉक्स हाइलिन कार्टिलेजेस से बना होता है। 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेजेस होते हैं, 3 पेयर्ड होते हैं, यानी कि ये आर्टिनोइड, थायरॉइड और क्रिकॉइड, ये सारे ये तीनों पेयर्ड होते हैं। बाकी के 3 जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, इसमें आगे एपिग्लोटिस, क्रिकॉइड और क्यूनिफॉर्म, ठीक सॉरी कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। ठीक है, ये तीनों अनपेयर्ड आ जाते हैं। अब एक और बात लैरिंग्स को लेकर के, लैरिंग्स 2 टाइप का होता है। You can divide the larynx or classify the larynx broadly into 2 types. Number 1 is true larynx and number 2 is false larynx. So what is the difference between false larynx and true larynx? Let's see. True larynx thin होते हैं, true larynx internal होते हैं, and true larynx are responsible for voice making या voice producing। मतलब जो हम बोल पाते हैं, जो हमारी वॉइस है, हमारी वॉइस के लिए ये ट्रू लैरिंग्स ही वॉइस प्रोड्यूस करवाते हैं। ट्रू लैरिंग्स ही वॉइस प्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ देख लेते हैं बिल्कुल इसका अपोजिट। ये थिन होते हैं तो ये थिक होते हैं। ठीक है, ये थिन होते हैं तो ये थिक होते हैं। ठीक है, ये इंटरनल होते हैं तो ये एक्सटर्नल होते हैं, और ये दे डू नॉट प्रोड्यूस वॉइस, ये वॉइस प्रोड्यूस नहीं करते। अब कैसे याद रखा जा सकता है? देखो भाई लैरिंग्स होते हैं, इनको लैरिंग्स को रिश्तेदार समझो। ठीक है, लैरिंग्स को अपना रिश्तेदार समझो। रिश्तेदार 2 तरीके के होते हैं, कुछ रिश्तेदार ट्रू होते हैं, कुछ रिश्तेदार फॉल्स होते हैं, यानी खाली दिखावे के रिश्तेदार होते हैं।
तो जो ट्रू होगा ना, जो आपका सच में हमदर्द होगा, सच में रिश्तेदार होगा, वो बहुत कम दिखावा करेगा, बहुत थिन दिखावा करेगा, बहुत थिन, ठीक है, बहुत थिन करेगा। और इंटरनल, अंदर से हमदर्दी चाहेगा, ठीक है, अंदर से आपको खुश रखना चाहेगा, और सच में वॉइस प्रोड्यूस करेगा। ट्रू है तो सच में करेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका अपोजिट देख लो, ये फॉल्स रिश्तेदार है आपके, जो देखने में मतलब दिखावा तो इतना करेगा, थिक होगा, दिखावा बहुत करेगा, थिक होगा, ठीक है, और एक्सटर्नल करेगा, जितना भी दिखावा होगा सब एक्सटर्नल होगा, इंटरनल उसमें आपसे कोई हमदर्दी नहीं है, सबका सब एक्सटर्नल काम करेगा, और वॉइस तो प्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो यू कैन रिमेंबर द लैरिंग्स कंपेयरिंग इट बाय योर रिलेटिव्स, ठीक है। तो आप अपने रिश्तेदारों की झलक इसके अंदर देख सकते। अगला बात आती है हमारी स्टमक। स्टमक हमारा पेट, इसे लोग कहते हैं पेट, दिस इज नॉट पेट एक्चुअली, दिस इज द रेक्टम। स्टमक यहाँ पर होता है, इधर की साइड, ठीक है। तो पहले हम ह्यूमन स्टमक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई मैं हज़ारों दफ़ा बता चुका हूँ, किसी भी चीज़ के अंदर वेरिएशन लाने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ हकीकत में कैसी है, तभी तो उसके अंदर बदलाव कर पाओगे। तो पहले स्टैंडर्ड सीखो। ठीक है, ये क्या है पता है आपको? दिस इज ईसोफेगस, जिसने कनेक्ट कर रखा है स्टमक को किससे? फेरिंग से, और ये कंडक्शन ऑफ फूड करवाता है। इसके बारे में बता दिया आपको। कोई पर्टिकुलरली एंजाइम ये सिक्रेट नहीं करवाता है, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर सिक्रेट नहीं होता है, पर डाइजेशन होता है। कौन सलाइवरी एमिलेज करवाता रहता है, कब तक? जब तक यहाँ पे ना पहुँच जाए। सो ईसोफेगस एंटर करता है, ओपन्स द स्टमक, और यहाँ पर एक स्फिंक्टर उसे गाइड करता है, ठीक है, एंड दैट स्फिंक्टर इज नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर। अब आप बोलोगे यार बात स्टमक की हो रही है, नाम कार्डियक आ गया, समझ में नहीं आया कुछ? अभी समझ में आएगा, धीरे धीरे देखते रहो। पहले इतना याद रखो, ईसोफेगस एंटर्स इन स्टमक एंड इट इज गार्ड बाय विद द स्फिंक्टर व्हिच इज नोन एज कार्डियक स्फिंक्टर। समझ में आ गई बात? इतना समझ में आ गया? ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है ना, वाला जो पोर्शन होता है स्टमक का, दिस पोर्शन, इट इज नोन एज कार्डियक एंड। कार्डियक एंड क्यों बोला जाता है ऐसे कार्डियक एंड? क्योंकि यहीं पर एंड होता है हमारे हार्ट का, मतलब जो हमारा हार्ट होता है ना इस तरीके से, तो उसका जो एक एंड होता है ना वो यहाँ पर टच हो जाता है, तो हार्ट की तरफ होता है। तो दैट इज वाई दिस इज नोन एज कार्डियक एंड, ठीक है। ये कार्डियक एंड है, इसी वजह से इसका नाम कार्डियक स्फिंक्टर रख दिया, ठीक है। स्टमक के 3 पार्ट्स में हम स्टमक को डिवाइड करेंगे। सबसे पहला फंडस, तीसरा बॉडी, चौथा पाइलो, पाइलोरस, ठीक है। फंडस, बॉडी, पाइलोरस, ठीक है। सो फंडस लगभग इतना होता होगा और इतना बॉडी होता होगा बीच का, और बाकी का बचा हुआ नीचे का ये पाइलोरस, ठीक है। ईसोफेगस की ओपनिंग बॉडी स्टमक के कौन से पार्ट में हो रही है? ईसोफेगस की ओपनिंग स्टमक की कौन से पार्ट में होती है? दोबारा क्वेश्चन, वेयर द ईसोफेगस ओपन एंड विच पार्ट ऑफ स्टमक ईसोफेगस ओपन? ऑप्शन दिए जाएंगे फंडस, बॉडी, पाइलो, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप ये समझ गए होंगे कार्डियक स्फिंक्टर है। इसको मैं थोड़ा छोटा करके लिख देता हूँ ताकि आप यहाँ पे जो मेन चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो समझ पाएँ। दिस इज कार्डियक स्फिंक्टर, ये कार्डियक एंड है, इसको भी ज़रा साफ करके बना देते हैं। दिस इज कार्डियक एंड, ठीक है। यहाँ मैंने बनाया था क्या? ईसोफेगस, ठीक है। तो ये बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे आप स्टमक की, तो इसको भी मैं अभी फ़िलहाल के तौर पे मिटा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये फंडस, बॉडी, पाइलो, ये मैंने ईसोफेगस यहाँ तक बनाया था, ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पे क्वेश्चन आकाश के मॉक टेस्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, RM1 मॉक टेस्ट, RM1 मतलब पता है रेगुलर मेडिकल क्लास 1 के अंदर मॉक टेस्ट लिए गए थे, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। बात करते हैं यहाँ पर ईसोफेगस कौन से पार्ट में ओपन होता है स्टमक के? तो ध्यान से देखिए, सबसे ऊपर वाला पार्ट हम लोग लगा के आ जाते हैं, बल्कि नहीं, थोड़ा डीप जाके ओपन होता है। बॉडी इज द आंसर। तो ऑप्शन में था फंडस, बॉडी, पाइलोरस। बच्चे फंडस लगाइए, तो उन्होंने देखा कि यार ये तो यहाँ पे खुल रहा है, नहीं ईसोफेगस थोड़ा नीचे तक जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, थोड़ा नीचे तक जाएगा एंड ओपन होगा इन द बॉडी रीजन। सो
इन विच रीजन ऑफ द स्टमक इसोफेगस ओपन्स, आंसर इज बॉडी, ठीक है, फंडस बॉडी पाइलोरस। ये कार्डियक स्फिंक्टर से गार्ड होता है, इसोफेगस इज गार्डेड विद द हेल्प ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर, और उसके साथ साथ यहाँ पर ये होता है कार्डियक एंड, ठीक है। और फिर यहाँ पर पाइलोरस रीजन के अंदर भी एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। समझ में आ गया। और हमारा जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो स्टमक होता है, इसके अंदर क्या होता है भरा हुआ, HCl, डाइल्यूटेड HCl। और ये HCl इतना खतरनाक होता है कि हमारा जो स्टमक होता है इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयरिंग होती है। किसकी लेयरिंग होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन, लेयरिंग ऑफ म्यूकस, लेयरिंग ऑफ म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर एक प्रेजेंट होती है अंदर इन द लाइनिंग ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। क्या बोला मैंने? इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक म्यूकस इज प्रेजेंट। अगर ये म्यूकस नहीं होती प्रेजेंट और ये हमारे स्टमक को गार्ड करती है, कैसे गार्ड करती है? अगर ये म्यूकस लेयर प्रेजेंट नहीं होती तो हमारे स्टमक के अंदर जो HCl है वो खुद हमारे स्टमक को डाइजेस्ट कर जाता, वो हम अपने आप स्टमक अपना डाइजेस्ट कर लेते। इसलिए हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ताकि HCl हमारे स्टमक को डाइजेस्ट ना कर पाए। वरना हमारा HCl इतना खतरनाक होता है कि इट कैन डाइजेस्ट द होल स्टमक इटसेल्फ, ठीक है। सो ये बात इंपॉर्टेंट है HCl वाली। और हमारा ह्यूमन का जो स्टमक होता है इट इज J शेप स्टमक। कैसा शेप होता है स्टमक का? J शेप स्टमक, ठीक है। सो ये ह्यूमन स्टमक आ गया। अब बात करते हैं रूमिनेंट स्टमक की। रूमिनेंट स्टमक का जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए मैं आपको उसको स्क्रीन पर अभी एंड में जब पढ़ाऊँगा तो पढ़ाने के बाद स्क्रीन पर आ जाएगा, आप उसके आराम से उसको निहारते रहिएगा बैठ के। रूमिनेंट स्टमक रूमिनेंट एनिमल्स में होता है। रूमिनेंट एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि काव हो गया, बफलो हो गई, ठीक है, इस तरीके के, गोट वगैरह सारे। काव एक बफलो एक दो एग्जाम्पल आप इस तरीके से याद कर सकते हैं रूमिनेंट स्टमक के। रूमिनेंट स्टमक के अंदर 4 चैम्बर्ड होते हैं, 4 चैम्बर्ड होते हैं रूमिनेंट स्टमक में। कैसे होते हैं देख लेते हैं। इस तरीके से 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। देखो ये होता है रेटिक्यूलम, रेटिक्यूलम, ठीक है। दिस इज नोन एज र्यूमेन, र्यूमेन। दिस इज नोन एज ओमेसम एंड दिस इज नोन एज एबओमेसम। ठीक है। इनमें से सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा दिख रहा है आपको? दिस वन। ह्यूमन इज द बिगेस्ट चैम्बर, ठीक है, इट इज द बिगेस्ट चैम्बर। तो यहां पे लिख देते हैं, यहां पे सही तरीके से, ह्यूमन इज द बिगेस्ट चैम्बर। बिगेस्ट कौन है? ह्यूमन। तो ह्यूमन इसके ऊपर लटका हुआ है, यहाँ पे बैठा दो ह्यूमन को, क्योंकि बिगेस्ट चैम्बर है तो आराम से यहाँ पे बैठा हुआ है, सही है। अच्छा, रेटिकुलम जो होता है, इन दोनों का फंक्शन क्या होता है? रेटिकुलम और ह्यूमन आर फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड, ठीक है। ये फूड की स्टोरेज करवाते हैं, ये दोनों के दोनों फूड को स्टोर करवाते हैं, फूड स्टोरेज करवाते हैं, स्टोर हाउस होते हैं फूड का एक तरीके से। और उसके साथ ही साथ इन दोनों के अंदर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज होता है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? र्यूमोनोकोकस। र्यूमोनोकोकस। इस बैक्टीरिया के मदद से इसमें डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज होता है। किन के अंदर? रेटिकुलम और र्यूमेन के अंदर, ठीक है। और र्यूमेन मैंने आपको बता दिया लार्जेस्ट चैम्बर है, ठीक है, बिगेस्ट चैम्बर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छा खासा र्यूमेन बैठा हुआ बिगेस्ट के अंदर। ओमेसम के अंदर मिक्सिंग ऑफ फूड होती है, ठीक है, कर्निंग ऑफ फूड, दिस फॉर द कर्निंग ऑफ फूड।
कर्निंग का मतलब क्या होता है पता है? कर्निंग का मतलब ये कि जो स्टमक है, जैसे ये मानो ये मेरा ये एक स्टमक है, ठीक है? ये क्या वीडियो चल रही है, आउट ऑफ फोकस हो गई। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया हो, मुझे ध्यान नहीं था, सॉरी। ये देखिए, ये मान लीजिए मेरा स्टमक है, ठीक है? ध्यान से देखिए इसको। अब मुझे इसको डाइजेस्ट करना है, ठीक है? तो मैं ये स्टमक के अंदर आ गया, ठीक है? इस तरीके से स्टमक के अंदर आ गया। और मेरे स्टमक की मसल्स क्या करेंगी? इसको इस तरीके से यूं करके कुचल देंगी, ऐसे करके, और इसको धीरे धीरे कुचल के आगे की तरफ निकाल देंगे, इस तरीके से, ठीक है? तो इस तरीके से मिक्सिंग ऑफ फूड या फिर कहा जाए क्रशिंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ द मसल्स ऑफ स्टमक, उसे बोलते हैं कर्निंग। कर्निंग ऑफ फूड ओमेसम करवाता है। एबोमेसम इज नोन एज द ट्रू स्टमक। एबोमेसम इज नोन एज द ट्रू स्टमक। क्यों भाई ये ट्रू क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बना देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और एक और बात, इस स्टमक के अंदर क्वानिफाइड एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। किसकी? हमारे नॉर्मल स्टमक के अंदर किसकी थी? म्यूकस में। तो इसके अंदर किसकी होती है? इसके अंदर इस तरीके से इसके अंदर क्वानिफाइड एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। क्यों होती है लाइनिंग? क्योंकि मैंने आपको बताया किस तरीके से कर्निंग ऑफ फूड करता है। इसकी वजह से इसके इंटरनल सरफेस के ऊपर किसी भी टाइप की कोई एब्रेशन ना आ जाए। एब्रेशन मतलब स्क्रैच या खरोंच वगैरह, ठीक है? टू प्रिवेंट द एब्रेशन देयर इज अ लाइन ऑफ क्वानिफाइड एपिथेलियम इनसाइड द लाइनिंग ऑफ द सेल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिख रहा है? इनसाइड द लाइनिंग ऑफ द स्टमक टू प्रिवेंट द एब्रेशन, ठीक है? फ्रॉम द कर्निंग ऑफ द फूड टू प्रिवेंट द एब्रेशन देयर इज अ लाइनिंग ऑफ क्वानिफाइड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इनसाइड दिस स्टमक, ठीक है? तो यहाँ पर हमने एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं, हमने क्या क्या बातें पढ़ ली। हमने फेरिंग्स के बारे में देख लिया था, ठीक है? फेरिंग्स के साथ हमने पढ़ते पढ़ते एपिग्लॉटिस के बारे में अच्छे से देखा था। हमने देखा था एपिग्लॉटिस किस तरीके से कवर कर लेता है फूड को, कैसे करता है हमने देखा। देखिए एक बार और देख लेते हैं। मान लीजिए ये है एपिग्लॉटिस, मेरा हाथ, और ये है ईसोफेगस ओपनिंग। अब मान लीजिए ये गिर रही है, ये फूड आया, ठीक है? और उसके बराबर में दूसरी ओपनिंग है, ऐसे करके मान लीजिए। अब देखिए किस तरीके से बंद हो जाएगा और फूड कहीं और गिरेगा, ठीक है? देखिए ये है। सो इसके वेट से, जैसे मान लो इसको देख लो, हाँ देखा, इसके अंदर नहीं जा पाया क्योंकि इसके वेट से बंद हो गया। तो एपिग्लॉटिस का काम यही होता है। ओह माय गॉड, या तो एपिग्लॉटिस का हमने अच्छे तरीके से काम पढ़ लिया। हमने स्टमक पढ़ लिया ह्यूमन बींग्स का, ठीक है? हाँ, ह्यूमन बींग्स के स्टमक में बताना भूल गया, जो हमारे से पहले हमने स्टमक पढ़ा था, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है? उसके अंदर प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। जैसे फूड हमारे स्टमक में पहुंचता है, ह्यूमन स्टमक, ये तो रोमिनेंट स्टमक है, इसमें नहीं, स्टमक में पहुंचता है। सो वहां से क्या रिलीज होता है? वहां से फौरन हार्मोन रिलीज करता है, स्टमक हार्मोन रिलीज करता है। स्टमक इज ऑल्सो रिलीज हार्मोन्स, ठीक है? एंड इट वर्क्स एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह स्टमक काम करता है। ये आप तब पढ़ेंगे जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, जो मे बी द सेकेंड लास्ट चैप्टर है आपकी 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए। वो भी पढ़ेंगे, मजा आएगा उसको पढ़ने में। उसमें आपको पता चलेगा कैसे स्टमक और हार्ट भी हार्मोन सीक्रेट करते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर थाइमस ग्लैंड या फिर इस तरीके से थायराइड ग्लैंड, यही नहीं करती है, एड्रेनल ग्लैंड और भी जो है हमारे जैसे स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं। पैंक्रियाज का अभी आप पढ़ेंगे इसके अंदर भी। सो वो क्या करते हैं, वो अंदर जैसे स्टमक के पास फूड पहुंचा, स्टमक ने हार्मोन सीक्रेट करा, गैस्ट्रिक हार्मोन। गैस्ट्रिक हार्मोन ने जाके स्टिमुलेट करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड को, जो कि स्टमक में प्रेजेंट होंगी, और फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करेंगी एंड विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ दैट फूड। क्या बोला मैंने? फूड आया, स्टमक ने एक्सोक्राइन सिस्टम अपना शो करा, एक्सोक्राइन बिहेवियर शो करा, और स्टमक ने गैस्ट्रिन हार्मोन को सीक्रेट करा। वो गैस्ट्रिन हार्मोन जाके स्टिमुलेट करेंगे टू द गैस्ट्रिक ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक इटसेल्फ, ठीक है? अब वो स्टमक को स्टिमुलेट करेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे गैस्ट्रिक हार्मोन्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड फिर गैस्ट्रिक जूस निकालेंगे। सो गैस्ट्रिक जूस डायरेक्टली नहीं निकलता है, जैसे स्टमक के अंदर खाना पहुंचा, गैस्ट्रिक हार्मोन्स बने, गैस्ट्रिक हार्मोन से गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कराया, और फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने गैस्ट्रिक जूस बनवाया, ठीक है?
ये हमने देखा था रूमिनेंट स्टमक, जो कि हमने एग्जांपल याद कर लिया, काओ बफलोस का एग्जांपल याद कर लिया था। हमने देखा था 4 चैम्बर में प्रेजेंट होता है, किस तरीके से ये रेटिकुलम, रूमेन, ओमेसम और एबोमेसम, हमने इसकी बात कर ली थी। इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, सबसे बड़ा चैम्बर इसके अंदर रूमेन प्रेजेंट होता है, रेटिकुलम और रूमेन के अंदर स्टोरेज ऑफ फूड होता है, हमने बात देखी थी। एंड इसके अंदर हल्का सा सेलुलोज डाइजेशन भी होता है विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया, रेम्यूनोकोकस बैक्टीरिया, यहाँ पर हमने लिख रखा है, ठीक है। और उसके साथ ही साथ एबोमेसम नहीं, ओमेसम के अंदर हमने देखा था कर्निंग ऑफ फूड होती है, किस तरीके से होती है मैंने अभी आपको करके दिखाया था, विद द हेल्प ऑफ द मसल्स, इंटरनल मसल्स ऑफ द मस्कुलर लेयर ऑफ द स्टमक, ठीक है, इंटरनल मसल लेयर ऑफ द स्टमक। उसके बाद हमने देखा था किस तरीके से एबोमेसम को ट्रू स्टमक बोला जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? एबोमेसम के अंदर, जो कि एक ट्रू स्टमक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये इसका सही शेप नहीं है, तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए सिंपल तरीके से बताया है। इसका जो रियल शेप है अभी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। और हमने देखा कि किस तरीके से किस तरीके से बस यही देखना था। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, मज़ा आ जाएगा समझने में, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। और बायोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप फील कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों के साथ। कोई आपको उससे दिक्कत हो, कोई भी बात हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल आ चुका है, वहाँ पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि आपने पहली बार में क्वेश्चन बताया था, आप क्यों नहीं बता रहे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ा सा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।